Namaste and welcome dear बच्चों to lecture 2 for your paper number 2 in your CA Foundation course। पिछले लेक्चर में बच्चों आपने अपने पेपर नंबर 2 के बारे में काफी सारी चीजें जान ली, पहचान ली और समझ ली और ये देख लिया कि कैसे ये पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग पर आधारित है। सेम टू सेम ये एक्सप्लेनेशन हमने हमारे लेक्चर नंबर 2 में लिया और ये समझा था कि ये पेपर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट 60 मार्क्स वी हैव द पोर्शन ऑफ बिजनेस लॉस एंड द रिमेनिंग 40 इज फॉर योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब बच्चों आज के सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं आपके सिलेबस में आने वाले एक बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट की, जो इस सेक्शन 2A में इन पांचों में से वो सबसे आखिरी में जो नजर आ रहा है आपको, पर उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों आपका कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। आज के सेशन में हम कंपनी एक्ट 2013 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ये एक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आया है और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को ये कैसे रेगुलेट करता है। वो कंपनीज एक्ट जिसके बारे में आपने देखा था कि इतना बड़ा सा एक्ट है कि इसमें ऑलमोस्ट संपूर्ण भारतवर्ष में बनने वाली हर कंपनी आ जाती है। इतना बड़ा सा एक्ट जिसमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करी गई है। ये कैसे बनेगी, ये कैसे काम करेगी, ईच एंड एवरीथिंग अप टिल ये कैसे खत्म होगी, यानी इसका वाइंडिंग अप कैसे होगा। पर कंपनी एक्ट पर आपको लेकर के जाऊं उससे पहले ये जो टर्म कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, फिर इसकी डेफिनेशन पर आऊंगी। अभी मैं आपको एक्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रही जो एक्ट में लिखा है कि ये कंपनी होती है। अभी मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता था ना बच्चों, दिस वाज इन एग्जिस्टेंस आजकल परसों नरसों से नहीं, बट राइट फ्रॉम द 17th एंड 18th सेंचुरीज इन इंडिया। यस, यू माइट बी सरप्राइज्ड टू हियर दिस। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, बट यही फैक्ट है कि भारत में 17वीं 18वीं शताब्दियों से ही कंपनीज का एग्जिस्टेंस होता था। शेयर्स, डिबेंचर्स, मेमोरेंडम आर्टिकल बड़े कॉमन वर्ड्स थे। पर क्योंकि 17th 18th सेंचुरी का इंडिया 20th या 21st सेंचुरी के इंडिया जैसा नहीं था, हम उस समय विदेशी नियंत्रण के अंतर्गत थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंट्रोलिंग अस। द वे ऑफ डूइंग बिजनेस वाज वेरी डिफरेंट इन दोस इयर्स। बहुत अंतर हुआ करता था। प्लस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इतने डेवलप नहीं होते थे। तो अपने कार्यों को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को, अपनी ट्रेड्स को, अपने कॉमर्स को लोग पता है कहाँ डिस्कस करते थे? फेस्टिव गैदरिंग्स में। फेस्टिव गैदरिंग्स एकमात्र वो तरीका होता था जहां पर लोग इन सब चीजों पर डिस्कशन करते थे। हाँ भाई कैसा चल रहा है काम धंधा, हाँ भाई मेरे काम में ये हो रहा है और ऐसा हो रहा है। फेस्टिव गैदरिंग्स होती थी। तो बात ये थी कि ये जो फेस्टिव गैदरिंग्स होती थी यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से मिलते थे और ये सारे डिस्कशन करते थे क्या चल रहा है काम में, कैसे चल रहा है, कैसे व्यवसाय आगे बढ़ाया जाए। Since then festive gatherings have been a very very important part of our culture। इंडियन कल्चर का, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे पर्व, हमारे त्योहार हैं। और शायद इसीलिए हर महीने हम कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्योहार हमेशा मनाते हैं। वो होली मिलन हो या वो ईद मिलन हो, वो दीपावली मिलन हो, दशहरा मिलन हो, क्रिसमस ईव हो या फिर ऐसे कोई भी सेलिब्रेशन हो, गेट टुगेदर्स और उन खुशियों को साथ में मिलकर बांटना, ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी सभ्यता थी। और बस यहीं से ही हम अपने ट्रेड पर सारे जो भी डिस्कशंस होते थे वो भी कर लेते थे बच्चों, क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने डेवलप्ड ही नहीं थे। कहाँ होता था उस समय में कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या स्नैपचैट या ईमेल या ऐसा कोई भी फैसिलिटी कहाँ होती थी? वो फैसिलिटी की इधर मैंने अपने हाथ में फोन उठाया, ये पड़ा भैया मेरा फोन, ये खटखट मैंने फोन लगाया, हेलो हाय हाउ आर यू कर दिया और काम खत्म हो गया। बात हो गई एक झटके में। इंडिया भर में, इंडिया के बाहर कहीं पर भी बैठे किसी भी पर्सन से। अब तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं होती थी, बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। So these were the only options that we had। और बस यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे करके कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होते जा रहे थे। बट
एज एंड व्हेन द सोसाइटी ग्रू एंड डेवलप्ड, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा बच्चों, समाज का विकास होता गया, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब डेवलप होते गए और फिर हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बन गए जहां पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेगुलेशंस, ये सब काफी एडवांस्ड हो चुके थे। 1947 आ गया, इंडिया आजाद हो गया। कई सालों के विदेशी नियंत्रण के बाद हमने आखिरकार, कई शहादतों के बाद और बड़ी लड़ाइयों के बाद आखिरकार हमने अपनी आजादी प्राप्त कर ली। पर ये जो आजादी मिली, इसके बाद चैलेंजेस भी बढ़ते गए। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करने के लिए पता है सबसे पहला एक्ट जो था ना, वो 1956 में ही बन गया था। पर आप जो अपने सिलेबस में पढ़ोगे वो एक्ट है जो 2013 में एक्सिस्टेंस में आया, क्योंकि ये 21st सेंचुरी के इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए था। 56 में भी इंडिया बहुत अलग था बच्चों, काम करने का तरीका बहुत अलग था। तब तो हम नए नए आजाद हुए थे, सारी चीजें, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में आई ही थी। समय के विकास के साथ साथ भारत में भी ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होता गया और इस डेवलप्ड ट्रेड ऑफ कॉमर्स के साथ कॉम्पिटिशन सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी बढ़ता गया, सो दैट हम इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन है या जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सब पर इंडियन इकोनॉमी को लेकर के आ सके। इस इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अब रेगुलेट करने के लिए ना एक नया एक्ट चाहिए था। 1956 का जो एक्ट था ना, वो बहुत पुराना हो चुका था और ठीक वैसे ही जैसे अकाउंट्स में ऑब्सलीट एसेट्स हो जाती है ना, वैसे ही एक्ट ऑब्सलीट हो चुका था। हमें चाहिए था, हमें जरूरत थी एक ऐसे एक्ट की जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर इंडियन कॉर्पोरेट्स को एक रिप्रेजेंटेशन दिला सके और उन्हें उस लेवल पे पहुंचा सके दैट वी कैन compete एट द इंटरनेशनल लेवल्स। उस समय में पता है क्या हुआ था? उस समय में, यानी ये मैं बात कर रही हूं 2004 की, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे देश की एक बड़ी कंपनी है। उस समय टाटा सन्स के जो चेयरमैन डॉक्टर जे ईरानी थे, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बिठाई गई बच्चों, और इस कमेटी को टास्क मिला पुराने कंपनी एक्ट को इस तरह से रिवाइव कर दो, इस तरह से मॉडिफाई कर दो, इस तरह से उसे नया बना दो कि अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई पहचान बन सके। और ये हुआ। उनके बनाए गए ड्राफ्ट या प्रपोजल, कोई भी एक्ट बच्चों हमेशा पहले ड्राफ्ट रहता है, उस ड्राफ्ट या प्रपोजल को एक एक करके दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, हमारे देश के संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करा गया। हमारे देश में लॉज ऐसे ही बनते हैं, ड्राफ्ट या प्रपोजल्स पहले दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां जब उनकी कंसेंट या अप्रूवल मिलती है तो फिर फाइनल ठप्पा प्रेसिडेंट लगाते हैं और प्रपोजल एक्ट बनता है। कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे ही एग्जिस्टेंस में आया। पहला हाउस लोकसभा जहां पर इसे कंसेंट मिली 18 दिसंबर 2012 को, दूसरा हाउस राज्यसभा जहां पर इसे कंसेंट मिली 8 अगस्त 2013 को, और 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की कंसेंट यानी अनुमति प्राप्त करने के बाद 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल में टूटा हुआ ये कंपनी एक्ट एक्सिस्टेंस में आ गया। 29 चैप्टर्स, ईच चैप्टर स्पेसिफिकली मेंशनिंग ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये नहीं करा जाएगा। ऐसे 29 चैप्टर्स को 470 धाराओं यानी सेक्शंस में बांटा गया, 7 शेड्यूल्स लगाए गए और ये एक्ट बन करके सामने आ गया। जब इसे पुराने एक्ट से कंपेयर करने गए, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, जब इसे पुराने एक्ट से कंपेयर करने गए तो हमने ये देखा पुराने एक्ट में पार्ट जरूर 13 होते थे और नए एक्ट में 29 चैप्टर्स होते थे, बट पुराने एक्ट में 658 सेक्शंस होते थे और नए एक्ट में 470 सेक्शन है। पुराने एक्ट में 15 शेड्यूल्स होते थे, नए एक्ट में 7 शेड्यूल्स है। मुझे पता है कि आप ये सोच करके बड़ा घबरा गए होंगे, बैठे बैठे वहां सोच रहे होंगे मैडम क्या ये कंपनी एक्ट 470 सेक्शन
पॉइंट भी अगर मान ले, चैप्टर भी अगर मान ले, 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल, इतना सभी कुछ पढ़ना है क्या इस एक अकेले एक्ट में? और जो एक अकेले इसी एक्ट में इतना सब पढ़ते रहेंगे तो बाकी 4 कैसे पढ़ेंगे, और बाकी दूसरा 2B पार्ट कैसे पढ़ेंगे, और 3 पेपर और भी तो है मैडम, ये कैसे करेंगे हम? तो मेरे प्यारे बच्चों, परेशान ना होइए और ऐसे उखड़े उखड़े ना बैठे रहिए, ऐसे सैड फेसेस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भाई साहब को चलता बनाइए, साइड में सरकाइए, आपको बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। और मैं क्यों कह रही हूं कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने आपका ध्यान रखते हुए इन पूरे 470 सेक्शंस को बच्चों 3 स्टेजेस में तोड़ रखा है। यस, आपके फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की स्टेजेस, ये सारे के सारे यही थोड़ी पढ़ना है। यहां पर स्टेज में और फाउंडेशन में पता है क्या क्या पढ़ना है? बस ये जो एक एक करके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, फिर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, फॉरेन होती है कंपनी, होल्डिंग भी होती है, सब्सिडरी भी होती है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों कंपनीज के, वो सारे यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट व्हील का। ये VEIL जो लिखा है ना, इसको प्रोनाउंस व्हील करते हैं। व्हील पहिया वाला नहीं, WILL यानी इच्छा वाला या वसीयत वाला विल भी नहीं, इट्स व्हील, व्हील, दैट्स इट। एक पर्दा है, एक कर्टन है, एक कर्टन, और उस कर्टन के पीछे कुछ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे यहाँ ध्यान आता है अमर अकबर एंथनी का वो गाना, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे। वहां तो उनकी हीरोइन थी, पर्दा नशी हीरोइन थी, यहाँ पर ना पर्दे के पीछे क्या है ये समझने के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस, आगे के लेक्चर्स आपको सुनना पड़ेंगे। फिर तीसरी चीज जो आप पढ़ोगे बच्चों, वो कंपनीज का रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे। कैसे रजिस्टर होती है, कैसे बनेगी, कैसे रजिस्टर होगी, कहाँ रजिस्टर होगी, कितने समय में रजिस्टर होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो पढ़ोगे आप। और फिर उसके बाद कंपनी से संबंधित 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर होते हैं बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं बोलती हूं तो आपको इसकी महत्वता समझ आती होगी, क्योंकि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो आप जानते हो। हमारे अपने देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, जो हमें एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक बनाता है। कंपनी का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये डिटरमाइन करता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, कैसे कर सकती है, क्या लिमिट्स हैं। तो इसमें ये सब क्या क्या होता है मैडम, कैसे डिटरमाइन होती है ये लिमिट्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो हमारे आगे के लेक्चर्स में आता है। जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे लोग आप खुश हो लीजिए, क्योंकि आपको अपने सिलेबस में बस इस स्टेज पर सेक्शन 2A में कंपनी एक्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। भैया अब तो आप सब बड़े खुश होंगे और उचक रहे होंगे और बिल्कुल ऐसे स्वैग के साथ, ऐसे वाले स्वैग के साथ ये चश्मा पहन करके पढ़ने के लिए तैयार हो चुके होंगे, मुझे ये पता है। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं छोड़ने वाली हूँ आपको, और ये सेशन यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। हम इस सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। जो अब आप खुश हो चुके हो और जो अब आप देख चुके हो कि आपको क्या क्या यहाँ पढ़ना है, सिर्फ ये 4 हेडिंग्स है 40 पन्नों में इस चैप्टर के। तो चलो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, अब इसको समझना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस एक्ट के चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। मैं एक्ट का चैप्टर 1 बोल रही हूं बच्चों, किताब का चैप्टर 1 नहीं। 29 चैप्टर्स में टूटा हुआ है, पिछले वाले एक पार्ट में आपको बताई ना, मैं भी 2 स्लाइड्स पहले बताई थी। 29 में से पहला चैप्टर जो है ना, जिसे हम प्रिलिमिनरी कहते हैं, बेसिक, जस्ट लाइक यू हैव दोस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन अकाउंट्स, कंपनी के बनने के पहले होते हैं, वैसे ही प्रिलिमिनरी चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हमें सेक्शन 1 दिया गया है। सेक्शन 1 आउट ऑफ 470, द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1।
और ये जो सेक्शन है बच्चों, ये सेक्शन आपको इस एक्ट का टाइटल देगा। क्या है मैडम टाइटल? ये है बच्चों टाइटल। टाइटल मीन्स द नेम, जस्ट लाइक आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, एंड दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज मी, राइट? You recognize me as C.S. Pallavi Parihar. That's my name. That's my title. That tells you who I am. Right? ठीक वैसे ही इस एक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसे एक नाम मिला हुआ है, और ये नाम इसका ये टाइटल है। ये टाइटल जहां पर हम इसे कहते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब कि ये कहां कहां पर लगने वाला है, इसका कवरेज क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है। तो बच्चों इसका जो क्षेत्राधिकार है वो क्षेत्राधिकार है होल ऑफ इंडिया। और अब याद आ गया आपको क्यों वो स्लाइड नंबर 2 में 3 में हमने कंपनीज एक्ट के साथ इंडिया का मैप भी पढ़ा था, क्यों देखा था आपने उसे? क्योंकि ये जो एक्ट है ना बच्चों, ये ना होल ऑफ इंडिया पे लगता है, यानी संपूर्ण भारतवर्ष पे लगता है। इसमें जितने स्टेट्स हैं, उनमें जितनी भी सिटीज हैं, सब जगह पर अप्लीकेबल होता है, सब जगह पर। इट्स अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर कमेंसमेंट की जब बारी आती है तो ये तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि ये जो एक्ट है, ये जब ये नोटिफाई हुआ था यानी अप्रैल 2013 में, ये सेक्शन तभी से अप्लीकेबल हो गया। धीरे 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 करके दूसरे सेक्शन भी अप्लीकेबल होते जाएंगे। कैसे अप्लीकेबल होता है मैम? ये लागू कैसे होता है? केंद्र सरकार करती है। कैसे करती, कैसे बताती केंद्र सरकार लागू करना है? नोटिफिकेशन देती है, और वो नोटिफिकेशन होता है ऑफिशियल गजेट में। ऑफिशियल गजेट सरकार का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे स्कूल में सभी बच्चों को सूचनाएं देने के लिए नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस चिपका देते थे। अब नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपक जाता है तो सारे बच्चे देख लेते हैं। 130 करोड़ भारतवासियों को यदि कोई सूचना देना है तो इसके लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रखेंगे भाई? टीवी पे चला नहीं सकते हैं, रेडियो पे चला नहीं सकते हैं, प्राइवेट स्टेशंस होते हैं, बड़ी दिक्कत है। अखबार, राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले अखबार, नेशनल लेवल पे पब्लिश होने वाले अखबारों में हम इसका प्रकाशन कर देते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। या चीप से मतलब होता है हमारा सस्ता या कम खर्चे वाला, क्योंकि अखबार हर घर में आता है। हाँ, अपन नहीं पढ़ते वो बात अलग है। स्कूल के समय से टीचर्स बोलते बोलते थक गए, बच्चों अखबार पढ़ लो, बच्चों अखबार पढ़ लो, बच्चों अखबार पढ़ लो। बच्चे तो ज्यादा पढ़ते ही नहीं है ना, क्योंकि अभी बच्चे हो चले हैं बड़े स्मार्ट, और स्मार्टफोन के अंदर सब देख लेते हैं। ठीक है, तो वहां अखबार भी होते हैं। वैसे आप अखबार वहां भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर वहां भी पढ़ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट simplest available and cheapest way of communicating to the huge section of public। और सरकार अपनी सूचनाएं इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले यानी नेशनल लेवल पे पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स में छाप के दे देती है। तो ये सेक्शन तो तभी से एप्लीकेबल हो गया बच्चों, और आगे के जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा, ऐसा इसमें कह दिया गया। समझ गए क्या आप सब? ठीक है, अब आगे बढ़ाओ अपनी कहानी को। ओके, ये देखो आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा यहां भी आ चुका है। चौथा पार्ट है सेक्शन 1 का, अप्लीकेबिलिटी। किस किस पर अप्लीकेबल होता है मैम ये? तो ये जो एक्ट होता है ना, अप्लीकेबिलिटी मतलब एक्सटेंट की बात नहीं कर रही हूं। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस इन एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कवरेज, कहां कहां लागू होगा। अप्लीकेबिलिटी मतलब किस किस पर लागू होगा। समझ रहे हो ना? एक्सटेंट मतलब कहां कहां लगेगा, तो संपूर्ण भारतवर्ष, द होल ऑफ इंडिया। अब होल ऑफ इंडिया में किस किस पे लगेगा? आप पे, मेरे पे, इन पे, उन पे, हमारी टीम पर, आपके घर वालों पर, किस किस पर लगेगा? तो हम सब पे थोड़ी लगेगा। ये कंपनीज एक्ट है बच्चों, तो ऑफकोर्स सी बात है किस पे लगेगा? कंपनीज पे लगेगा। और अब इसका एक्सप्लेनेशन यहां आता है। पहला पॉइंट आपके सामने आता है जो आपसे ये कहता है कि ये एक्ट अप्लीकेबल होता है हर उस कंपनी में जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, या इससे पहले यदि कोई एक्ट था जो कंपनीज को रेगुलेट करता था उनमें बनाई गई हो। था ना, हमने सेशन की शुरुआत में पढ़ा तो 1956 में आया था। उससे पहले भी इंडिया में कंपनी एक्ट होता था, और अगर उस समय की बनी हुई कोई कंपनी आज भी काम कर रही है तो अब उस पर ये एक्ट भी लगेगा, क्योंकि वो एक्ट तो खत्म हो गए। 1956 का कंपनी एक्ट भैया खत्म हो गया, ऑब्सोलीट हो चुका था ना।
तो जरूरत क्या थी कि अब उसको खत्म करो, नया बनाओ, हमने नया बना लिया। तो एवरी कंपनी दैट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉज दैट वर रिलेटेड टू कंपनी, उन पे ये एक्ट लगता है। फिर उसके बाद बच्चों ये इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगता है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट भी लगता है, वो एक्ट भी बनाए गए हैं, ठीक है, बट कंपनी एक्ट भी उनपे लगता है क्योंकि ये कंपनी की तरह होती है। द ओनली थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो एक्सेप्ट करके आगे लिखा है अपन ने, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट। मतलब ये हिंदी में या सरल भाषा में यदि हम इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि कंपनी एक्ट में यदि कोई धारा ऐसी है, कोई पॉइंट ऐसा है जो कि इन एक्ट के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा, तो फिर कंपनी एक्ट हट जाएगा, फिर ये एक्ट अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये एक्ट स्पेसिफिकली इंश्योरेंस नेचर की कंपनी के लिए होते हैं। कंपनी के तो दर्जनों प्रकार हैं। स्पेसिफिकली यदि वो कंपनी इंश्योरेंस का काम करती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब आगे एक और कंपनी एक और आएगी बैंकिंग कंपनी, उसके एग्जांपल में दूंगी, बट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट प्राइमरीली लगेगा, सेकेंडरी कंपनी एक्ट है, जब तक दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हो। अगर एक ही चीज पे दोनों एक्ट अड़ गए, ये बोले ऐसा करना, ये बोले ऐसे करना, तो लगेगा इंश्योरेंस एक्ट, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, ठीक है। सेम वही चीज बैंकिंग कंपनीज, अभी जो एसबीआई बोली मैं आपको, वो एक बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑलरेडी है, वो एक्ट लगेगा इनके ऊपर, बट कंपनी एक्ट भी लगेगा। बट यदि किसी पॉइंट पर जाकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनी एक्ट में कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया ना बच्चों, तो क्या करे, ये करेगी ये करे, ये करेगी ये करे, ऐसे नहीं होगा, सीधा सिंपल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लीकेबल होगा, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं चाहिए वहां पर, ठीक है। तो इस एक्ट में बनने वाली कंपनी या इस एक्ट के पहले बनने वाली कंपनी पे ये एक्ट लगता है, इंश्योरेंस कंपनी पे लगता है, बैंकिंग कंपनी पे लगता है, और भी किसी पे लगता है क्या मैम? अरे तेरी, ये तो भैया खुश हो गए, खड़े खड़े ही खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि आप समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, तुम्हारा सवाल था कि और किसी पे लगता है क्या मैम? तो हाँ बच्चों, ये लगता है, और ये जिन पे लगता है उसमें चौथा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जनरेशन में एंगेज्ड कंपनीज पे। यस, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई में एंगेज्ड है, अगेन सेम कंडीशन एक्सेप्ट इन सो फार एज इसके प्रोविजंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट ना करें, उसके साथ कॉन्ट्रोडिक्ट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रिवेल क्या करेगा बच्चों? जल्दी से बोल दो उधर से, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। आगे चल, और किसी पे भी लगेगा? हाँ, ये देखो, ये और किसी पर भी लगेगा आफ्टर दीज थ्री। ये वाला जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट कहता है एनी अदर कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत गवर्न करी जाती है। एनी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट में आती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्पेशल एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। तो ऐसी कोई कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो अभी एग्जिस्टेंस में है, एज वी से फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो अभी एग्जिस्टेंस में है, उसके ऊपर भी लगेगा। बट फिर बात वही रखना है कि यदि उसके लिए जो स्पेसिफिक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, सारे एक्ट ऐसे ही बनते हैं, कंपनी एक्ट के लिए आपने देख भी लिया अभी, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या ध्यान रखना है कि प्रिवेल वो स्पेसिफिक एक्ट ही करेगा, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा कोई भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट जिसे फॉर द टाइम बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसी एक्ट के अंतर्गत बनी है, उस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर, भैया भी समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, उस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी ये एक्ट लगेगा। तो समझ गए क्या आप सभी बच्चे लोग कि ये एक्ट कौन कौन सी कंपनीज पर लगेगा और इस एक्ट की अप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका पहला पार्ट, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट, जहां पर कंपनी एक्ट कैसे आया, इसके सेक्शंस के बारे में, और फिर चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी का सेक्शन 1 आपने समझ लिया। अब आगे चीजों को बढ़ाना है बच्चों, और आगे बढ़ा करके अब हमको ये समझना है कि इस एक्ट में कंपनी को कैसे परिभाषित करा गया है, और फिर कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कॉर्पोरेट वेल क्या है, यानी वो जो 4 पार्ट है उसमें से हमको पहला वाला पार्ट उठाना है।
पर उसके लिए आज के सेशन को हमें यहीं रोकना है। आपको इन सब चीजों को अच्छे से रिकॉल कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स और कॉर्पोरेट बिल वाले सेक्शंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ हम फिर से आगे मिलेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप खूब पढ़ते रहिए, मस्ती भी करते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमेशा पहली प्रायोरिटी रखना है, ये ध्यान रखिए। I'll see you in the next session. Till then, do take care, keep revising, and you can stay in touch with us through this number which is scrolling below at any time. We are there on YouTube. You can like our channel in the name of Pallavi Parihar. सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो CS Pallavi Parihar नाम पर है। So there are multiple ways you can get in touch with us. We'll be there right back with the next session. Till then, bye-bye.